हेलो दोस्तों, वेलकम टू द केमो स्टडी, योर वन एंड ओनली सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो है सेल डायग्राम। अभी सेल डायग्राम का मतलब क्या है, तो कि जो भी कंपोनेंट सेल के हैं उन्हें अगर हमें सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम सेल डायग्राम का यूज़ करते हैं। इसमें जनरली क्या होता है कि हम लोग एनोड है, ऑक्सीडेशन जिस पे होता है उसको हम लेफ़्ट साइड लेंगे और जो कैथोड है उसको राइट साइड लेंगे। अगर मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में अगर हमें बाउंड्री बतानी है तो ये सिंगल डैश आपको जो दिख रहा है वो यूज़ करेंगे, और दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में अगर दिखानी है जो सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है तो ये डबल एरो देखेंगे। तो ठीक है, तो ये आपको क्लियर कब होगा, हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये है हमारे पास डेनियल सेल, वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल, आप जो भी कहो, तीनों एक ही है। तो इसमें क्या है कि हमने एनोड है, एनोड कौन सा है, जेड है, तो इसलिए जेड को हमने लेफ्ट साइड लिखा है। और सी है वो कैथोड है, इसलिए वो कैथोड वाला किस साइड आएगा, राइट साइड। अभी जेड है और इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कौन सा है, ZnSO4, मतलब वो आयन कौन से देगा, Zn2+। इसीलिए हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं Zn और Zn2+ के बीच में एक डैश किया है, मतलब कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में अगर हमें बताना हो तो वन बाउंड्री। वैसे ही सिमिलरली कैथोड के साइड Cu2+ से Cu, ठीक है। तो ये हो गया एनोड और कैथोड, वो दिखा दिए। अभी क्या है कि ये दोनों Zn और Cu वो दोनों किससे कनेक्टेड है, आपको इसमें दिखेगा सॉल्ट ब्रिज से। तो सॉल्ट ब्रिज के साथ जो भी कनेक्टेड हो उसको डबल डैश आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये जो आपने ये लाइन दिख रही है उसको हम बोलते हैं सेल डायग्राम। और आगे जो भी सम्स या जो भी कुछ होगा ये हमें सेल डायग्राम दिया होगा, इसके ऊपर से हमें ये ऊपर वाला प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आसानी से नोट्स की तरह रखने के लिए, आपको याद रखने के लिए इजी पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कि जो भी दोनों इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल में डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वो रिडक्शन रिएक्शन के वजह से हुआ तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से हुआ तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, तो कि डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो टाइप की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। जो रिडक्शन के कारण है वो रिडक्शन पोटेंशियल, और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो देखा है, अभी नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि कोई भी सेल का अगर हमने ईएमएफ स्टैंडर्ड कंडीशंस में यूज़ किया है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में डिटरमाइन किया है, तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो अभी स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होगी, तो पहला तो है कि 1 मोलर सॉल्यूशन होना चाहिए, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का सॉल्यूशन की का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और गैसेस, अगर लिक्विड नहीं हुआ, कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, हमारे पास गैसेस है, तो गैसेस के लिए हम लोग क्या लेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि गैसेस में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। इसलिए ये तीनों मेन कंडीशन है जो आपको याद रखनी है स्टैंडर्ड कंडीशन। पहला तो 1 मोलर सॉल्यूशन होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और गैसेस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अभी स्टैंडर्ड ईएमएफ को अगर हमें डिनोट करना हो तो इसका सिंबल क्या है, E0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल है। तो आपको इतनी बातें तो याद होनी ही चाहिए। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसके अंदर ये एक बीकर है, बीकर के अंदर इन्होंने क्या डाला है, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में देखा था कि रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके अंदर ये बल्ब है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोड डाला है। तो ये किसका इलेक्ट्रोड है, तो क्या प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, जो प्लेटिनियम ब्लैक से कवर्ड है। मतलब कि प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर उन्होंने प्लेटिनियम ब्लैक की
कोटिंग की है। क्यों प्लेटिनियम ब्लैक? क्योंकि प्लेटिनियम जो भी है वो इनर्ट है, इसलिए वो किसी के साथ इतना रिएक्शन नहीं करेगा, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले सकता, इसीलिए। फिर है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है? तो 1 एटमॉस्फेयर। तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या है कि जो भी स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने रखी थी वो ये लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो बाहर से जो निकलता है उसको वोल्ट मीटर के साथ ज्वाइन कर देने का। अभी इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? तो हमारे पास सपोज Zn है, तो उसका खुद का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो हमें ढूंढना है। तो वो किसके रिस्पेक्ट में ढूंढेंगे? तो कि वो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके रिस्पेक्ट में ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का खुद का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो मानते हैं, तो मतलब उसके कंपैरिजन में जो भी पोटेंशियल आएगा वो जो सेल का होगा वही इलेक्ट्रोड का इंडिविजुअल होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हमें किसी का कोई भी हाफ सेल है, मतलब Zn अपने पास था Zn और ZnSO4, वैसे Cu और CuSO4, ऐसा सपोज Zn और ZnSO4 हमारे पास हाफ सेल है, हमें उसका पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो उसको और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों को वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे, जैसे अपने सर्किट बनाई थी डैनियल सेल की, वैसे ही। अभी क्या हुआ कि जो भी हमें अगर EMF ढूंढना है तो वो कैसे फाइंड करते? तो E राइट जो राइट साइड पे है, मतलब कि जो कैथोड है, माइनस के E लेफ्ट मतलब जो लेफ्ट साइड है उसको। तो अपने यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या माना है? कैथोड। मतलब क्या हो गया? E लेफ्ट 0 हो गया, तो मतलब बचा क्या? E सेल इज इक्वल्स टू E राइट, मतलब जो एक इलेक्ट्रोड हाफ सेल का जो पोटेंशियल है वही पूरे सेल का पोटेंशियल है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 आता है। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो जैसे भी हमने यहाँ पे मैंने लिया है डैनियल सेल का मुझे पोटेंशियल करना है। आपको इंडिविजुअल पोटेंशियल भी नहीं पता, तो फिर आप फाइंड कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया? मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो कैथोड में मैंने क्या किया? एनोड वाली साइड ये वाला रखा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और Cu जो था जो कैथोड पे था वो तो कैथोड पे ही है। फिर उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेटिनियम है, वो हमने प्लेटिनियम वाला उसके ऊपर जो प्लेटिनाइज लिया था, इसलिए यहाँ पे Pt लिखा है। फिर H2 लिखा है, H2, और फिर किसका सॉल्यूशन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसलिए H+ लिखा है। फिर ये यहाँ पे आप डबल डॉट देख सकते हो। फिर क्या है? Cu2+, और यहाँ पे सिंगल स्लैश और Cu। तो ये है आपका सेल डायग्राम। ठीक है, तो मैंने मेजर किया तो मुझे क्या मिला? 0.34 वोल्ट। ठीक है, अभी मैंने क्या किया? मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड पर कौन था? Zn। तो अभी Zn का भी मैंने वही किया है कि प्लेटिनियम H2 फिर H+। क्या कितना लिया है? 1 मोलर। यहाँ पे भी 1 मोलर, मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं H2 के बाद एक स्लैश है, फिर H+, फिर डबल स्लैश, फिर Zn2+ और Zn। क्यों? क्योंकि ये दोनों सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड हो गए, इसीलिए। तो इसका मैंने जब पोटेंशियल फाइंड किया तो 0.74 आया, पर Zn कभी कैथोड पे होता है? नहीं, वो एनोड पे होता है, इसलिए हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो भी आया उसको वो हमने नेगेटिव लिया है। ठीक है, अभी मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड है। लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे ये होता है कि Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने गेन किए। अभी इन दोनों का मैं प्लस करूँ तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोड कैंसिल, मतलब Zn यहाँ पे है, फिर Cu2+, फिर यहाँ पे Zn2+ और Cu। तो ये ऐसे इक्वेशन आ गई, बराबर। अभी हमको EMF फाइंड करना हो तो वो क्या होता है? E सेल इज इक्वल्स टू E राइट माइनस E लेफ्ट। अभी राइट साइड कौन है? कॉपर, इसलिए हमने कॉपर का लिया। ठीक है, तो कॉपर का में कितना आया था? 0.34 वोल्ट। और लेफ्ट साइड कौन है? देखिए जिंक, तो जिंक का क्या आया था? -0.76 वोल्ट, इसीलिए इसकी वैल्यू आई 1.10 वोल्ट। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डैनियल सेल का EMF आता है वो 1.10 वोल्ट आता है। तो ये पूरी प्रोसीजर थी कि वो कैसे आया। तो इसके लिए हमने पहले क्या किया? पहले उसको कैथोड का मेजर किया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, फिर एनोड का मेजर किया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर हमने पूरी सेल डायग्राम से इक्वेशन बनाई। फिर इक्वेशन पे जो हमारे पास ये इक्वेशन थी E सेल इज इक्वल्स टू E राइट माइनस E लेफ्ट, फिर आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है, इसलिए आपका आंसर
आ जाएगा। सो क्लियर है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।